हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन एक टॉपिक था, लाइट चैप्टर का पहला पार्ट था इसका, तो अब तक ये पढ़ चुके हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन, इसका सेकंड पार्ट। तो लाइट को टोटली दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने पूरा देख लिया था, स्फेरिकल मिरर्स भी देख लिया था, प्लेन मिरर भी देख लिया था। अभी हम देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा या फिर फील किया होगा कि अगर हम किसी पेन को या पेंसिल को पानी में डिप करते हैं, या तो वो आधी टूटी हुई दिखती है, फिर निकालते हैं तो वो एकदम ठीक रहती है, हमको लगता है कि वो टूट गई है। अब या फिर किसी स्टिक को हम लोग स्विमिंग पूल में डालते हैं तो क्या होता है, वो भी हमको लगता है कि वो ऐसा बैंड हो गई है, कुछ तो हो गया उसमें। या फिर गर्मियों में आपने अगर हाईवे पे ट्रेवल किया होगा तो हमको लगता है कि कहीं दूर पानी है, दैट इज मिराज। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। जैसे किसी नींबू को हम टम्बलर में डालें, गिलास में डालें, तो गिलास में पानी है तो उस नींबू को डालेंगे तो हमको नींबू बड़ा लगता है। और कॉइन होगी, कॉइन में अगर किसी वाटर फिल्ड कंटेनर में है तो उसको हम डालेंगे तो बॉटम से हमको ऊपर दिखती है वो। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना हैं जो होते हैं। तो आज हम क्लास में यही देखेंगे कि ये फिनोमेना किसकी वजह से हो रहा है। तो एक टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन, एक टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन। एक्चुअली होता क्या है देखेंगे इधर बोर्ड पे। मान लो मेरे पास कोई एक अम्ब्रेला है और इस पे कुछ सनरेज पड़ती हैं। सनरेज पड़ेंगी इस पे तो तीन चार चीजें होंगी। जब रेज आएंगी इस पे तो यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मीन्स किसी एंगल से मुड़ जाएंगी। और ऐसा तो नहीं कि अम्ब्रेला के नीचे पूरा एकदम डार्कनेस आ जाता है, थोड़ा थोड़ा तो लाइट रहता है उसमें। तो कुछ लाइट ऐसे बाहर निकल के आ जाती है, कुछ लाइट ऐसे आ जाती है, उसके अंदर एंटर कर जाती है। और क्या होता है, कुछ लाइट इसकी सरफेस पे एज ए हीट स्टोर हो जाती है। तो पहले केस में जो हुआ कि लाइट रिफ्लेक्ट की तो उसको हमने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो लाइट एंटर कर गई अंदर, सरफेस के अंदर जो एंटर की, उसको बोला हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की है, मींस छाता अगर हमने देखा, घर जाके हमने चेक किया उसको, तो हमें लगा कि वो थोड़ा सा हीट हो गया, उसके अंदर थोड़ी हीट आ गई है, तो हमने उसको बोला एब्जॉर्प्शन। मीन्स लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, मीन्स हीट के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो गई है। अब यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कवर कर लिया, देख लिया। फिर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम चैप्टर 12th क्लास में पढ़ते हैं, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आज देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्ट कैसे होती है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है। Refraction is a phenomena in which the direction of light changes when it passes from one transparent medium to another obliquely। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है जिसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम जैसे एयर है अपने पास, और एयर के नीचे मींस यहां पे किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ है,
तो एयर से रेज आई, एयर से रेज आएंगे वाटर में एंटर करेंगे, तो एक मीडियम तो एयर हो गया, दूसरा मीडियम वाटर हो गया, तो एयर से निकल के वाटर में जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने के फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब उसमें केस क्या है कि लाइट ओब्लिकली जानी चाहिए, मींस किसी एंगल से जानी चाहिए। जैसे मैं दिखा रहा हूं यहां पे डायग्राम में, ये एयर है और ये वाटर है। यहां से कोई रे ऑफ लाइट आएगी, ओब्लिकली का मतलब है किसी एंगल के साथ आ रही है, ठीक है, और ऐसे एंटर हो जाएगी। अब लाइट को जाना तो सीधा तैयार था, लेकिन वो किसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी किसी एंगल से। तो ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा, जो नॉर्मल के साथ बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्शन, ये वाला वाटर वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दिस इज जनरल डेफिनेशन। उसके बाद आता है कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है रिफ्रैक्शन होने का। अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो रही है तो उसके पीछे रीजन है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट तभी चेंज हो सकती है जब उसकी स्पीड चेंज हो। मींस एयर में तो उसकी स्पीड कुछ और थी, लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में जाती है, वाटर में जाती है, ग्लास में जाती है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, मैं लिख रहा हूं, कॉज लिख रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। cause of refraction of light refraction of light happens, refraction of light happens because of change of speed of light, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अब कैसे होता है, स्पीड चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखेंगे। मान लिया मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ऊपर से कुछ बीम ऑफ लाइट आ रही है ऐसी, दिस इज बीम ऑफ लाइट। इसको थोड़ा और ओब्लिकली दिखाता हूं मैं किसी एंगल के साथ में, दिस इज बीम ऑफ लाइट, ऐसे आ रही है ये। लेकिन जैसे ही ये बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, अब जैसे ही ये इसका ये वाला कॉर्नर इस ग्लास सरफेस के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, यहां पे क्या है, एयर में जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस है वो तो काफी दूर दूर है, तो लाइट आएगी तो एकदम सीधी चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पर कोई रोक नहीं पाएगा, मीन्स उसको ज्यादा उसमें ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे उसके पाथ में। लेकिन वहीं ग्लास में आएगी तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, तो लाइट को चलने में थोड़ी दिक्कत होगी, इस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे मैंने मान लिया कि 20 मीटर मैंने दौड़ा, मान लो 10 सेकंड लगा मुझे 20 मीटर दौड़ने में, और वही मैं 20 मीटर पानी में दौड़ा, तो मेरे को मान लो हो सकता है 5 मिनट लग जाए और 10 मिनट लग जाए, तो पानी में क्या है, मेरी स्पीड कम हो गई। इसका मतलब क्या है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे मुझको दौड़ने से रोक रहे थे। वैसे ही लाइट के साथ भी होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में तो नॉर्मल रहती है, एयर और वैक्यूम लगभग सेम रहती है, एयर में तो नॉर्मल रहती है, लेकिन वही ग्लास में आ जाती है तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होने की वजह से उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। देखेंगे अब क्या है, ये वाला कॉर्नर पहले एंट्री करेगा ग्लास स्लैब में, तो क्या इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये क्या थोड़ा सा ऐसे चलेगा, दूसरा वाला पार्ट ऐसे चलेगा, फिर ये एंट्री करेगा, तो अब क्या ये पूरा पार्ट ऐसे चलने लगेगा।
अब निकलेगा भी पहले ये वाला पार्ट, तो पहले ये वाला पार्ट निकला तो क्या ये तेज चलने लगेगा? बिल्कुल तेज चलने लगेगा ये पार्ट। देखो यहां से तो ऐसे आ रही थी, लेकिन इसका एंगल चेंज हो गया, इसका एंगल यहां से चेंज हो गया ऐसे। अब यहां से भी स्पीड कम होने लगी तो इसका भी एंगल यहां से चेंज हो गया। ठीक, अब देखो, अब पहले तो ये वाला पार्ट निकलेगा बाहर, किससे? ग्लास स्लैब से। ग्लास स्लैब से पहले ये वाला पार्ट बाहर निकलेगा, तो ये वाला पार्ट बाहर निकलेगा तो बहुत तेज स्पीड से चलेगा, जितनी स्पीड से आ रहा था पहले से, और फिर यहां से निकलेगा तो वो भी अपनी स्पीड पकड़ लेगा। तो क्या हुआ यहां पे, यहां तो स्पीड सेम थी और यहां पे भी स्पीड ठीक है, एयर में जैसे होती है, लेकिन जैसे ग्लास स्लैब में था स्पीड उसकी कम हो गई, इस वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आया। क्लियर? इस वजह से होता है रिफ्रैक्शन। ये क्या? बीम ऑफ लाइट। दिस इज बीम ऑफ लाइट। और ये क्या है? ग्लास स्लैब। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो एक मीडियम होता है जिसमें स्पीड ज्यादा होती है और दूसरा मीडियम होता है जिसमें स्पीड कम होती है। तो जिसमें स्पीड ज्यादा होती है उस मीडियम को क्या बोलते हैं और जिसमें स्पीड कम होती है उस मीडियम को क्या बोलते हैं, अभी देखेंगे। मान लिया मेरे पास ये एयर थी और ये वाटर था। इस एयर में मींस इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी क्योंकि ऑब्स्टेकल्स लाइट के लिए कम है इसमें, तो हम इसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम। और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है तो इसको बोलेंगे हम डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम किसे कहते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे इसको? डिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पहला, रेयरर मीडियम। इसको डिफाइन करेंगे, द मीडियम in which the speed of light is faster. That medium is called rarer medium. That medium is called rarer medium. अब देखते हैं, मींस जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तेज होती है, तो उस मीडियम को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब डेंस, जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अब देखते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, द मीडियम in which the speed of light is comparatively slower. That medium is called
डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम किसे कहते हैं? द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज कंपैरेटिवली slower, that medium is called डेंसर मीडियम। जैसे वाटर है, एयर में स्पीड ज्यादा होती है, वाटर में कम हो जाती है, या फिर गिलास है उसमें कम हो जाती है, तो हम उस मीडियम को क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। ओके, अब देखते हैं एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। देखते हैं, अभी दो केस लेंगे हम। फर्स्ट तो हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट rarer to denser medium, रेयर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो क्या होगा। ये मान लो गिलास है और ये एयर है, एक रे ऑफ लाइट आती है ऐसे ओब्लिकली किसी एंगल से, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। अब क्या होगा, जब रेयर से डेंसर में जाएगी कोई भी रे ऑफ लाइट, रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। देखो, इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये क्या है? ये नॉर्मल है, ठीक है। यहां पे कुछ एंगल बनाएगी जिसको एंगल आई बोलते हैं, ये एंगल आर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन light goes from denser to rarer, denser to rarer। देखते हैं, मैं फिर से दो मीडियम बनाता हूं इधर। ये तो मान लो गिलास है और ये एयर है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई है ऐसे ओब्लिकली किसी एंगल से, और मैंने इसको जैसे ही ये तो नॉर्मल है अपना, जैसे ही एयर में एंटर करेगी, ये तो गिलास थी, गिलास से आ रही है, एयर में जैसे ही एंटर करेगी वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। सो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं दोनों केसेस को? व्हेन रे ऑफ लाइट goes from rarer medium to denser medium, then it will bend towards normal. If ray of light goes from denser medium to rarer medium, then it will bend away from the normal. देखिए, ये towards the normal है, ray will bend towards नॉर्मल, और इसमें क्या हो रहा है? रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो, दोनों केस क्लियर है।
अभी तक हमने देखा कि एक मीडियम में सिर्फ रे आ रही थी, मींस अगर एयर से आ रही है तो वो गिलास में चली गई थी। अब देखते हैं कि एक रेक्टेंगुलर गिलास स्लैब से रे ऑफ लाइट पास होती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when it passes, refraction of light through rectangular glass slab, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से अगर रे ऑफ लाइट पास होती है तो क्या क्या होगा, देखिए। मान लिया मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ये रही बड़ी सी ग्लास स्लैब बनाई है मैंने। ये ग्लास स्लैब है और ये मीडियम 1 है, मींस एयर है, ठीक। रे ऑफ लाइट आएगी, ये मान लो नॉर्मल है। अब कोई रे ऑफ लाइट आएगी, मान लिया रे ऑफ लाइट आ रही है यहां से कहीं, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आई है ऐसे। अब ये तो एयर था और ये ग्लास स्लैब है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। देखिए इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके ये ऐसे बेंड हो जाएगी और तब तक गिलास में है इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही वो गिलास से वापस से एयर में एंटर करेगी, अब देखिए इसके लिए दोनों कंडीशन चेंज हो गई है। मींस पहले तो एयर टू ग्लास था, ग्लास टू एयर हो जाएगा। अब ग्लास टू एयर हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर से इसको जाना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन वो इसके पैरेलली जाएगी। अब मींस उसको ऐसा आना चाहिए था, अब ऐसे जाएगी। अब कुछ ऐसी जाएगी ये रे ऑफ लाइट, ठीक। इसकी डायरेक्शन शो कर देते हैं, ये रही। अब देखिए यहां पे ये एंगल तो एंगल आई था और ये वाला एंगल आर। ये वाला एंगल जिस एंगल से वो निकली है, इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ई और इसको भी एंगल आर बोल दीजिए। अब बीच में दोनों कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है रे में, मींस ये तो ओरिजिनल रे थी जो हमारी आनी चाहिए थी, लेकिन बेंड होके आई है। तो इस डिस्टेंस को हमने बोला डी। इसको हम एक वर्ड देते हैं, इसको टर्म देते हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी देखिए क्या क्या है यहां पे। ये तो इंसिडेंट रे हो गई, ठीक। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये इमर्जेंट रे हो गई, क्योंकि इमर्ज होके आई है, बाहर से निकली है, इसको बोला हमने इमर्जेंट रे। ठीक है। एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इधर लिख रहा हूं मैं, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, या इमरजेंस। क्लियर। अब देखिए ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, मींस ये तो इंसिडेंट रे की है डायरेक्शन, इंसिडेंट रे, और ये इमर्जेंट रे है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड lateral displacement, which is represented by d.
इधर लिख रहा हूं मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको हम डिफाइन करेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between incident ray and the emergent ray is called lateral displacement. Is called lateral displacement. It is represented by D. ओके तो ये था कि ग्लास स्लैब से कोई भी रे ऑफ लाइट आती है और उससे निकल जाती है तो क्या क्या होगा उसके साथ, ऐसा होता है। तो जब भी हम देखें एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट्स भी कराते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा आपको बाद में एक्सपेरिमेंट्स की कुछ वीडियो बनाऊं। तो क्या होता है, रे ऑफ लाइट आई ऐसे थोड़ा सा बेंड होगी और फिर ऐसे ही निकल जाएगी। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ यही होता है रीजन की कभी कभी आपने ऑफिस वगैरह में टेबल देखे होंगी, उस टेबल के नीचे कुछ प्रिंटेड पेपर्स रहते हैं तो वो पेपर का जो फॉन्ट रहता है काफी बड़ा दिखता है हमें। यही रीजन है, इसी की वजह से होता है क्योंकि वो ग्लास स्लैब का एज ए ग्लास स्लैब एक्ट करता है, ऊपर वाला जो ग्लास रहता है। ओके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे मिरर के केस में या फिर रिफ्लेक्शन के केस में। मींस जब रिफ्लेक्शन होता था लाइट का तो लॉज ऑफ उसके लॉज थे, जब रिफ्लेक्शन होता था तो लॉज थे, दो लॉ थे। पहला तो हमने देखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल लाई इन अ सेम प्लेन, और दूसरा था उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पे पहला लॉ तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे लॉ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखते हैं उसके लॉ, देखते हैं पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। First, the incident ray the incident ray normal and refracted ray at the point of incidence will lie in a same plane. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लो कोई रे ऐसे आ रही है तो ये तो हो जाएगा एंगल आई, और ऐसे बेंड हो गई, ये हो गया एंगल आर, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, ऐसा नहीं है ऐसे आ रही है और इससे इस पॉइंट के बाद वो बाहर निकल गई, नहीं, वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। ठीक है, दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस means I to the sine of angle of refraction is constant for the same color of light and for same pair of medium and for same pair of medium and for same pair of medium। दूसरे लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो एंगल बन रहा था अपना एंगल आई और यहां पे एंगल आर, इसका साइन मींस साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है? देखिए, ये मान लो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। यहां से कुछ रे ऑफ लाइट आई ऐसे और ऐसे बेंड हो गई आगे। ये तो एंगल आई था और ये वाला एंगल आर, ठीक? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल आई रेज टू द साइन ऑफ एंगल आर विल बी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। दिस इज सेकंड लॉ। और फिर हम इसको एक टर्म देते हैं, इस कांस्टेंट को कुछ बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इधर देखेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये क्या है? ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, उसका साइन एंगल लें टू द रेशियो, मीन्स उसको रेशियो से डिवाइड करें साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं वो वेरी करेगा, कभी वेरी नहीं करेगा। सेम कलर की लाइट होनी चाहिए और दोनों पेयर ऑफ मीडियम सेम होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किया एन से। किससे रिप्रेजेंट किया? एन से। और इसको हमने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, मींस लाइट उतनी ही ज्यादा बेंड होगी। इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके? जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, मान लो यहां से कोई एक रे ऑफ लाइट आई और यहां से टकराने के बाद वो ऐसे निकल गई। ये एंगल बनाया इसने 30 डिग्री और ये एंगल था इसका 60 डिग्री मान लो। ठीक? तो n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा?
साइन 60 अपॉन साइन 30, कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल है बस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो अब देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, उसको क्या बोलते हैं, जो हमने अभी निकाला है, एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था स्नेल, तो हम इसको बोल देते हैं स्नेल्स लॉ। इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, हालांकि ज्यादा नहीं है, अपने सिलेबस में 12th क्लास में पढ़ते हैं इसको अच्छे से, सिर्फ हमें नाम जानना है इसका, स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसे, ओके। तो अब देखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके पार्ट्स कुछ डिस्कस करते हैं अभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली रेशियो होता है किन्हीं दो स्पीड ऑफ लाइट का। मींस अगर एयर में कोई स्पीड है लाइट की और दूसरे मीडियम में, मींस मान लो ग्लास में है कोई स्पीड, तो मान लो कि एयर में तो स्पीड है उसकी v1 और ग्लास में उसकी स्पीड है v2, तो दोनों का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, हम डिफाइन कर सकते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। जैसे मान लो ये मेरे पास मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया, यहां से कोई रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे और ऐसे निकल जाएगी, ये मीडियम 1 है। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट मान लो v1 है और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, n विद रेस्पेक्ट टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस n ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड in medium 1 upon speed in medium 2, ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं आर आई लिख रहा हूं, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मींस द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from vacuum or air to another medium. The value of refractive index when
ray of light passes from air or vacuum to another medium. Another medium means other than air or vacuum. तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये मीडियम कोई सा भी मीडियम हो सकता है अदर देन एयर एंड वैक्यूम. ये हो गया पहला, मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं इस पे. Example, refractive index of glass is 1.5. Find refractive index of glass is 1.5. Find speed of light in glass. गिलास में स्पीड ऑफ लाइट हमें को पता करना है. ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विच इज अदर देन एयर और वैक्यूम. फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकालेंगे. देखिए n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम. एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमको पता है, दैट इज इक्वल्स टू c इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये होती है. तो स्पीड इन एयर निकाल दो, रख दीजिए यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन गिलास में हमको स्पीड नहीं पता है तो हम नीचे लिख देंगे स्पीड इन ग्लास. n की वैल्यू हमको दे रखी है 1.5. सो 1.5 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन स्पीड इन ग्लास. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख रहा हूं. इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 इक्वल्स टू, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, स्पीड इन ग्लास इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5. ठीक है, 1.5 जीरो हटाओ 2 टाइम्स कट गया. तो गिलास में स्पीड क्या हो जाएगी इसकी स्पीड 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो हमको पता चल गया गिलास में लाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ सी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मींस अगर रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. और वो दोनों में से कोई भी मीडियम एयर या फिर वैक्यूम नहीं होना चाहिए. मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इधर देखेंगे. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द वैल्यू ऑफ refractive index when a ray of light passes from medium 1
मीडियम 2। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो ये तो मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 है, ऐसे रे ऑफ लाइट गई, तो इसका हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 पहले लिखेंगे, जिसका हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, चलिए अब रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे एक एग्जांपल करते हैं। मान लिया हमको दोनों का मींस गिलास का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो हमको दोनों के रेस्पेक्ट में निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 1.33. Then find the refractive index of glass. Then find the refractive index of glass with respect to water. वाटर के रेस्पेक्ट में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका? गिलास का। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जैसा हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने यहां पे लिखा हुआ था। फॉर्मूला क्या था? स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2। दोनों में स्पीड का, लाइट की स्पीड का दोनों में रेशियो ले लेते हैं। देखिए पहले वाले में देखते हैं, जो गिलास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.5। गिलास के लिए देख रहे हैं हम इधर गिलास के लिए देख रहे हैं, उसमें कितना है? 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इन एयर अपॉन, या फिर वैक्यूम लिख लो, और स्पीड ऑफ लाइट है ये, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, speed of light in glass। तो कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन स्पीड इन ग्लास, VG लिख रहा हूं, स्पीड इन ग्लास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से VG आ जाएगा निकल के 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अभी निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर वैक्यूम में लिख दो, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये कितना आ जाएगा? 1.33 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन स्पीड इन वाटर, W स्पीड इन वाटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। VW इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.33। कितना आ गया? स्पीड इन ग्लास हमको पता चल गई और स्पीड इन वाटर हमको पता चल गई, दोनों की स्पीड पता चल गई। तो क्या हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू स्पीड इन वाटर अपॉन स्पीड इन गिलास। तो दोनों की स्पीड हमको पता चल गई। स्पीड इन वाटर कितना आया 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.33 इंटू स्पीड इन ग्लास कितना आया 2 इंटू 10⁸। तो ये तो कट जाएगा, इधर ये कट जाएगा 1.5 टाइम्स, तो यहाँ से आया 1.5 अपॉन 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर विल बी इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 1.50 लिख दो 1.33। तो 1.50 अपॉन 1.33 दिस विल बी 1.15 समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर कर लिया पूरा, और रिफ्रैक्शन का मेनली सारा पार्ट हमने कवर कर लिया जो बेसिक पार्ट था। इसमें अब कुछ केसेस आते हैं कि सर हमको जो पेंसिल होती है वो बेंड कैसे दिखती है, या फिर जो अंदर कॉइन रहता है किसी भी गिलास के अंदर पानी भरा हो तो वो हमको ऊपर कैसे दिखता है। तो ये सारे केसेस हम देखेंगे। अभी हम समझते हैं, एक केस मैं आपको बताता हूँ, बाकी सारे आप समझ जाएंगे उसी केस से, ठीक है। इधर एक वाटर कंटेनर है मान लिया, और इसमें यहां से इतना पानी भरा हुआ है। और इसके बॉटम पे एक कॉइन है, ये कॉइन, एक कॉइन पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये तो मीडियम 1 मान लो इसको, ये तो मीडियम 1 हो गया, और ये वाला मीडियम 2 हो गया। एयर है, इधर वाटर है, ठीक। इधर एयर हो गया और इधर वाटर। अब क्या होगा, यहां से रेज निकलेंगी, मीन्स यहां पे लाइट टकरा के आएगी, तो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी। अब यहां ये तो डेंसर मीडियम है, वाटर तो क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। अब क्या लग रहा है हमको, यहां से हमें ऐसा फील होगा कि ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में कहीं यहां से आ रही है और ये रे ऑफ लाइट कहीं यहां से आ रही है, तो दोनों यहां पे कहीं इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी हमको, ठीक है। अगर हम अपनी आईज से ऊपर से देखेंगे, हमारी आईज ये नहीं, और ऊपर से हम देखेंगे तो हमारी आईज में रेज जाएंगी, तो ये रेज को क्या लगेगा, कहीं यहाँ पे कॉइन है, तो हमको यहाँ की बजाय यहाँ पे दिखता है, हमको ये इस पॉइंट की जगह पे इस पॉइंट पे दिखता है। इसका मतलब क्या है कि हमको जो भी चीजें वाटर के अंदर हैं वो हमको थोड़ा सा डिफरेंट दिखती हैं, जैसे यहाँ था और यहाँ पे दिखेगा, और थोड़ा सा बड़ा भी दिखेगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, ठीक। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका भी एक और पोर्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उससे। नेक्स्ट वीडियो में वो हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।